गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा? ठीक हो सब? चलिए, कल हमने जहाँ तक पढ़े थे आपने एक बार उसे पढ़कर देखे या नहीं? पढ़े थे? तो इतनी स्टोरी जो है, इतनी कहानी जो है आपको याद हो गई होगी। कहाँ तक पढ़े थे जरा कोई बताएगा हमें? याद आया कुछ? सिरचन गुस्सा होकर अपने झोले में सारा सामान भरकर निकल लिया। कब? क्यों? क्योंकि चाची ने कुछ उसे ऐसे शब्द कह दिए कि उसे क्या लगा? बहुत बुरा लगा। मतलब उसे क्या लगी? ठेस लगी। ठीक है, आगे चलें आज। चलो, सिरचन चाची बड़बड़ाई। मतलब जैसे ही सिरचन वहां से निकल गया, जो चाची है वह बड़बड़ाई। बाप रे बाप, इतनी तेजी! कोई मुफ्त में थोड़े ना काम करता है। अरे 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। कितने रुपए में? 8 रुपए में। इस मुंह झोले के ना मुंह में लगाम है ना आंखों में शील लज्जा। पैसा खर्च करने पर तो सैकड़ों चीखें मिलेगी। चीख बनाने वाली टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती है। यानी जैसे ही सिरचन अपना बोरिया बिस्तर उठा के चल दिया तो चाची क्या बड़बड़ाई कि इसमें इतनी तेजी, यानी जरा सा मैंने बोल दिया और ये अपना पूरा सामान उठाकर चल दिया। अरे 8 रुपए वाली मोहर छाप वाली धोती भी तो मिलती, कोई हम फुकट में उससे काम तो नहीं करवा रहे थे। तो उसने एक इशारा किया कि ठीक है, जाता है तो जाने दो। ऐसी गलियों में घूमते हुए बेचकर मिलने वाली ऐसी कई औरतें मिल जाएगी जो इस तरह की जो चीख है वो बेचती है। हम उसी से खरीदकर मानू के ससुराल भिजवा देंगे। मानू कुछ भी नहीं बोली, बेचारी चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। जो सिरचन ने आधी चीख बनाई थी उसको देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। सातों तारे, जो चीख उसने बनाया था 7 रंग के जो झिलमिला रहे थे उसमें तारे, वो सातों तारे जो थे अब मंद पड़ चुके थे। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर। मतलब मन छोटा मत कर, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। किसने बोला बेटा? लेखक की माँ ने। मतलब उस मानू की बेटी ने, मानू की माँ ने कहा कि बेटी अपना मन छोटा मत कर, मैं तुझे मेले से खरीदकर ऐसी ही चिक भिजवा दूंगी। मानू को याद आया, यानी जब इस प्रकार से माँ ने उससे कहा तो मानू को याद आया कि विवाह के समय मैंने आपको बताया था कि मानू की शादी पहले हो चुकी है ना। ये उसकी आज विदाई, जिसे हम गौना कहते हैं ना, आज उसकी विदाई होने वाली। काफ़ी समय पहले जो है मानू की शादी हो चुकी थी। तो जब उसकी शादी हुई थी तो विवाह में सिरचन के ही हाथ की बनी हुई शीतल पाटी माँ ने दी थी। सिरचन के हाथ की बनी हुई शीतल पाटी माँ ने दी थी और ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखलाया था। किसे? पटना और कलकत्ता के जो मेहमान आए हुए थे घर में, उसे वह शीतल पाटी और चिक जो है बार बार खोलकर दिखलाया था और लोगों ने उसकी बढ़ाई भी की थी। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मानू कुछ ऐसा याद करते हुए बड़ी भाभी के कमरे में चुपचाप चली गई। मैं सिरचन को मनाने के लिए चला गया। कौन? लेखक। सिरचन को वापस से बुलाने के लिए वह गया। देखा, यानी जैसे ही वह सिरचन के घर में पहुंचा तो देखा कि सिरचन जो है एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर कुछ सोच रहा है। एक शीतल पाटी उसके जो सिरचन के घर में पहले से बनी हुई थी, फटी हुई थी। अब बेचारा गरीब भी है। वहाँ चटाई जो है ज़मीन पर बिछाया हुआ था और वहाँ पे लेटा हुआ था और कुछ सोच रहा था। जैसे ही लेखक को उन्होंने सिरचन ने देखा तो क्या कहा? मुझे देखते ही वो बोला, बबुआ जी, जोर से चिल्लाया, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। कान पकड़ना मतलब दृढ़ निश्चय करना कि अब मैं यह काम नहीं करूँगा। तो वो लेखक को क्या कह रहा है कि बबुआ जी नहीं, अब नहीं, मैं कान पकड़ता हूँ, अब मैं यह काम नहीं करूँगा। मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं करूँगा भी क्या? कौन पहनेगा? ये कौन बोल रहा है? सब सिरचन बोल रहा है। किससे? लेखक से, कि मोहर छाप वाली धोती मैं लेकर करूँगा भी क्या और इसे पहनेगा भी क्या? ससुरी खुद तो मरी, बच्चों को भी ले गई। ससुरी किसको कह रहा होगा? वो अपनी बीवी को, कि वह खुद तो मरी और अपने साथ साथ
बच्चों को भी ले गई। बबुआ जी, मेरी घरवाली अगर आज जिंदा होती तो मेरी यह दुर्दशा कभी ना होती। क्या कहा उसने कि बबुआ जी, अगर आज मेरी घरवाली जिंदा होती तो मेरी यह दुर्दशा नहीं होती। यह शीतल पाटी है ना जिस पर मैं लेटा हुआ, ये उसी के हाथ की बनी हुई शीतल पाटी है और मैं इसे छूकर कहता हूँ कि अब मैं यह काम कभी नहीं करूँगा। यानी उसने कसम खा लिया कि अब मैं यह काम कभी नहीं करूँगा। गांव भर में सिर्फ तुम्हारी हवेली में ही मेरी तो इज्जत, मेरा मान सम्मान होता था, लेकिन अब क्या हुआ? मैं चुपचाप वापस लौट आया। लेखक समझ गए कि कलाकार के दिल में ठेस लगी है और अब वह नहीं आएगा। आ गए हम कि कलाकार के दिल में क्या लगी है? ठेस लगी है और अब वह वापस नहीं आएगा। लेखक भी चुपचाप घर वापस आ गए। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींटे का झालर लगाने लगी। ने सिरचन ने जो अधूरी चिक छोड़कर चला गया था, उस घर की जो बड़ी भाभी थी उसे जैसे तैसे पूरा करने की कोशिश कर रही थी। और यह भी तो बेजा नहीं दिखाई पड़ता, क्यों मानूं? यानी उसने क्या कहा बड़ी भाभी ने कि यह भी तो बेजा मतलब अच्छा नहीं दिखाई पड़ता, क्यों मानूं? यानी मानू से पूछ रही कि यह कैसा लग रहा है अब जिसको मैंने पूरा करने की कोशिश की हूँ। तो मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी बोलती भी तो क्या, किंतु मैं चुप ना रह सका। मैंने लेखक चुप नहीं रह सके और लेखक ने ही कह दिया, चाची और मंजली भाभी की नज़र ना लग जाए इसमें भी। अब जैसी तैसी ये बनी है तो कहीं इस पर चाची और मंजली भाभी की नज़र ना लग जाए। मतलब लेखक को भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। मानू को ससुराल पहुँचाने मैं ही जा रहा था। कौन? लेखक। अंडरलाइन कर लेना इसे, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि मानू को ससुराल पहुंचाने कौन गया था बेटा? लेखक। और लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। मानू स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा कि मानू बड़े जतन से उस अधूरी चिक को लपेटकर संभालकर अपने साथ लिए जा रही है। लेखक ने गौर किया है ना कि मानू जो है उस अधूरी चिक को, जो सिरचन अधूरी चिक छोड़कर गया था, उसे ही अपने पास रख ली, उसे लपेट ली है और संभाल कर उसे अपने साथ ले जा रही है। और मन ही मन सिरचन पर गुस्सा भी हो रही है, यानी अपने मन ही मन में वो सिरचन को कोस रही है। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने का उसका मन कर रहा है। चाची के सुर में सुर मिलाकर मतलब चाची उसको जिस प्रकार से भला बुरा बोलती है, आज मानू का भी मन कर रहा है कि वह सिरचन को उसी प्रकार बोले। कैसा? कामचोर कहीं का, चटोर कहीं का, काम धाम तो करता नहीं है, बस मुँहजोरी करता है। इस प्रकार का जो चाची उन्हें सिरचन को बोलती थी, आज मानू का भी मन कर रहा था कि वह इसी प्रकार उसे कहकर अपना गुस्सा उतारे। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद ही कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने पास आकर मतलब दरवाजे के पास आकर पुकारा। बबुआ जी, क्या है? मैंने भी खिड़की से गर्दन निकालकर झिकड़ी के स्वर में कहा, झड़कते हुए कहा, क्या है? सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा और क्या कहा? दौड़ता आया हूँ बबुआ जी, जरा दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ हैं? जरा उन्हें मैं एक बार देख लूँ। क्या बोला? दौड़ता हुआ आया हूँ बबुआ जी, जरा दरवाज़ा तो खोलिए। मानू दीदी कहाँ हैं? दीदी कहता था वो, है ना, जरा मैं उन्हें एक बार देख लूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा। मानू इतना ही बोल पाई। यानी अचानक से जब सिरचन को मानू ने अपने सामने देखा तो क्या बोली? सिरचन दादा, और बेचारी चुप हो गई। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, हकलाते हुए उसकी जो सांसें हैं वो तेज हो गई थी, दौड़कर आया था। हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है दीदी, सब चीज़ है इसमें। सब चीज़ मतलब शीतल बाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी। आसनी काहे की बनी है? कुश की, यानी एक जोड़ी कुश की आसनी। और गाड़ी चल दी। क्वेश्चन बनता है यहाँ कि सिरचन मानू को उपहार में क्या क्या चीज़ें देता है? तो क्या देता है बेटा? शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी कुश की आसनी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी।
मतलब जल्दी जल्दी में जैसे ही उसने सामान दिया सिरछन ने, तो जो दाम तय किया गया था घर में वो दाम निकाल कर जैसे ही वो देने लगी तो सिरछन जो है जीभ से अपने दांतों से जीभ को ऐसे काट कर कान को हाथ पकड़ लिया कि नहीं नहीं, मतलब मुझे इसका दाम नहीं चाहिए, और गाड़ी चल दी। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मानू को अब अपने आप में थोड़ी ग्लानि हो रही थी कि सिरछन कितना अच्छा है, मेरा इतना ख्याल रखता है, और मैं जो है चाची और मंजली भाभी के सुर में सुर मिलाकर इसे मेरा कोसने का मन कर रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। क्या देखा लेखक ने कि ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। ठीक है, ये हो गई बेटा हमारी कहानी एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर याद हो गए होंगे। चले अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। बेटा मैं निशान लगा दूंगी, आप लोग लिखते जाना, और जो नहीं लिख पाएंगे आप वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सिरछन कौन कौन सी वस्तुएं बनाना जानता था? कहाँ पढ़े थे हमने, याद कीजिए। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे सतरंगे डोरे के मोड़े, भूसी और चुन्नी रखने के लिए घास के बड़े बड़े, मुंज के बड़े बड़े जाले। कहाँ मिला था बेटा? पेज नंबर 11 में आ जाइए, लास्ट थर्ड वाला पैराग्राफ मिल गया। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोरे के मोरे, भूसी चुन्नी रखने के लिए मुंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, और इसी तरह के बहुत काम हैं जिन्हें सिरछन के अलावा इस गांव में और कोई नहीं जानता। इतना पूरा आंसर लिखना है आपको इसका। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। बड़ी भाभी ने मानू के संबंध में क्या चेतावनी दी थी? बड़ी भाभी ने मानू के संबंध में क्या चेतावनी दी थी? क्या संदेशा आया था मानू के ससुराल से, जिसे बड़ी बहू जो है उसने भाभी ने पढ़कर सुनाया था? याद है ना? मिठाई न लाए कोई बात नहीं, पर ये चीज़ें लाएगी नहीं तो उसे बैरंग वापस भेज दिया जाएगा। मिल गया? पेज नंबर 12 पहला ही पैराग्राफ। क्या लिखेंगे आप? बड़ी भाभी ने मानू के संबंध में यह चेतावनी दी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे, कोई बात नहीं। 3 जोड़े फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना यदि मानू ससुराल आएगी तो उसे बैरंग वापस भेज दिया जाएगा। के बिना मानू यदि ससुराल आएगी तो उसे बैरंग वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों में आप हेर फेर कर लेना बेटा। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा, चाची ने माँ के पास जाकर क्या कहा था? क्या कहा था? याद है कि पेज नंबर 12 में आ जाइए। छोटे आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से तो सिर पर चढ़ेगा ही, किसी की नैहर और ससुराल की बात क्यों करेगा वह। मिल गया? मिल गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरछन मानू से रेलवे स्टेशन क्यों गया था? क्यों गया था? अपने हाथों से बनी हुई शीतल पाटी, चिक और कुश की आसनी देने के लिए। ठीक है, इसे बना लेंगे आप। अपने हाथों से बनी हुई शीतल पाटी, चिक और कुश की आसनी उपहार के रूप में देने के लिए। ठीक है, उपहार के रूप में देने के लिए। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन नंबर 1, लोगों की सिरछन के प्रति क्या धारणा थी? क्या धारणा थी? मतलब लोग सिरछन के बारे में क्या क्या सोचते थे? 2 तरह से सोचते थे। एक तो ये सोचते थे, वो मजदूरी वाला याद होगा आपको, यदि खेत का काम कराना है तो इसे सिरछन को नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि सिरछन काम का आलसी है। बाकी लोग 2/3 काम कर चुके होंगे तब कहीं सिरछन जो है खेत पर आता हुआ दिखाई देगा। और दूसरा क्या था बेटा? याद है ना? मुँहजोर, कामचोर और चटोर। ठीक, तो इसे मैं लिखा दूंगी, आप लोग मत लिखना। क्वेश्चन नंबर 2, सिरछन को 1 सप्ताह पहले बुलाने का क्या कारण था? ये आंसर थोड़ा रिपीट हो जाएगा तो इसे मत लिखना, मैं एक बार आंसर आपको बता दे रही हूँ, याद रखना आप लोग, है ना। सिरछन को 1 सप्ताह पहले बुलाने का कारण यह था कि, बताओ, कि मानू के ससुराल से यह संदेश भेजा गया था कि मानू जब ससुराल आएगी तो अपने साथ मिठाई भला ही मत ले आए, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और
शीतल पाटी के बिना यदि मानू ससुराल आएगी तो उसे बैरंग वापस भेज दिया जाएगा। इस चेतावनी को सुनकर परिवार वाले जो हैं थोड़े दंग से रह गए और उन्होंने क्या किया कि 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर इस काम के लिए तैनात कर दिया। हुआ ना बेटा आंसर रिपीट? तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, आप लोग कर लेंगे इसे। आता तो नहीं है, कभी नहीं आता है, फिर भी अपने को पता होना चाहिए, है ना। मानू ने सिरचन को पान का बीड़ा देते समय क्या सलाह दी? मानू ने सिरचन को पान का बीड़ा देते समय क्या सलाह दी? क्या सलाह दी, याद आ रहा है? बैठक खाने में मानू पान लेकर आ रही थी तो आया याद? 5 की शादी ब्याह का कम है। इधर उधर देखकर सिरचन दादा, शादी ब्याह का घर है, 5 तरह के लोग तो 5 तरह की बातें करेंगे ही, तुम्हें किसी के भी बात पर कान नहीं देना है। बना लेंगे, ठीक है। कहाँ था बेटा? पेज नंबर 13 में देखना, पहले ही पैराग्राफ में। हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। मानू, सिरचन ने मानू को उपहार में क्या दिया था? क्या दिया था? अब भी हमने पढ़े थे जहाँ अपना क्वेश्चन एंड हुआ। शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी कुश की आशनी। तो लेकिन इतना सा लिखेंगे तो हमें 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और फिर IMP क्वेश्चन भी है, तो इसे बेटा मैं भेज दूंगी, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ देना, फिर आ जाइए भाव विस्तार, मतलब भाव पल्लवन में। एक ही पल्लवन दिया है आपको कि खाने पीने में चिकनाई, खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। तो ये तो आपको पता चल गया है कि वो कैसा है बेटा, चटोर है, उसे खाने में दही बड़ा तो घी वी मिठाई चाहिए, और अगर ज़रा सी भी आप हेरा फेरी कर देते उसके खाने में तो आपको, आप जिस काम के लिए आपने उसे बुलाए हैं उस काम की भी सुंदरता, मतलब जो चिकनाई है वो समाप्त हो जाएगी। इसे भी मैं लिखा दूंगी, ठीक है। आपको क्या लिखना है? लघु उत्तरी जो क्वेश्चन है पूरे 4 लिखने हैं आपको। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन का तीसरा वाला आपको लिखना है, दूसरा वाला छोड़ देना आप। पहला और चौथा जो है वो मैं लिखवाऊंगी, 5वां वाला छोड़ देना। क्लियर? मुझे बार बार आप नहीं पूछेंगे बेटा, है ना। और भाव पल्लवन भी मैं लिखाऊंगी, ठीक। लेकिन भाषा अनुशीलन आप करेंगे। मैं भाषा अनुशीलन को यहीं पर सॉल्व करवा दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, तत्सम तद्भव और देशज विदेशी शब्दों को छांटना है। जब इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसे किस तरह से करना है बेटा? 4 चीज़ें पूछा है तो 4 कॉलम बना लिए, तत्सम तद्भव देशज विदेशी। अब अपने को ये पता होना चाहिए ना कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशी क्या है। हमने पहले चैप्टर में एक बार इसके लिए बात कर चुके हैं, है ना। तत्सम कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जिसे हम जैसा का वैसा हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत को बदलकर हम उसका हिंदी में प्रयोग करने लगते हैं, यानी कि इसका बदला हुआ रूप। देशज शब्द क्या होते हैं बेटा? जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं। जैसे अभी हमने एक शब्द क्या पढ़े थे, हनहनाता हुआ, फुफकारता हुआ, झोला पढ़े थे ना। तो ये सारे जो शब्द हैं क्या हैं, वो देशज शब्द है। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो विदेशों के होते हैं, है ना। जैसे कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी और उर्दू। उर्दू शब्द भी विदेशी में आएगा, है ना, उसे आप हिंदी में मत ऐड कर देना, ठीक। तो यहाँ से छाटिए तो जरा। पहले हम देखते हैं तत्सम। तत्सम में कौन सा शब्द मिला बेटा हमें? प्रबंध। अच्छा, एक चीज़ और, जो तत्सम शब्द ढूंढने का एक और तरीका होता है कि इसमें कठिन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि ऋतु, ठीक, श्रवण, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। प्रबंध आ गया। तद्भव में कुछ दिया है? दिया है। क्या दिया बेटा? मिला क्या? मिला क्या है? किसान, और एक शब्द है देखो खेत, मिल गया। फिर देशज में देखो क्या क्या दिया है? पनियाई मिला, और एक क्या दिया है? जतन, मिल गया।
अब जितने भी शब्द बच गए वो इसमें आ जाएंगे पूरे विदेशी में। क्या क्या है देखो, इलाका है, अफसर है, फैशनेबल है, और एक क्या है बेटा, खुशामद। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरह से आप बनाना, ये दिखने में भी सुंदर दिखता है, कॉपी चेक करने वाले को भी आसानी जाती है। ठीक है, चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है बेटा समास विग्रह। तो समास विग्रह अब आपसे बन जाता है। पहला दिया है खेत खलिहान, कीजिए इसका समास विग्रह। एक मैंने छोटा सा आपको थोड़ा सा एक क्लू दिया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। योजक चिन्ह हमेशा नहीं होता है बेटा, हाँ, लेकिन ज़्यादातर होता है। जहाँ ये योजक चिन्ह आता है वहाँ कौन सा समास होता है बेटा, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या, द्वंद्व समास में क्या लगता है, और लगता है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, खेत और खलिहान। क्लियर है। नेक्स्ट जो दिया है बेटा यथा स्थिति, यथा स्थिति, ये तो रट गया है, हम बचपन से इसे पढ़ते आ रहे हैं, अव्ययी, क्योंकि यथा शब्द का प्रयोग है। इसका विग्रह क्या होगा, स्थिति के अनुसार, है ना। कौन सा समास हुआ बेटा, अव्यय का प्रयोग हुआ है ना, अव्ययी भाव समास। क्लियर। तीसरा शब्द देखिए दशानन, दशानन, यहाँ दो शब्द हैं, दश धन आनन, मिल रहा है, दिख रहा है। दस का मीनिंग क्या हुआ, 10 संख्यावाचक है एक प्रकार से ये, ठीक। और आनन का मीनिंग क्या है, मुंह या मुख। तो इसका विग्रह क्या होगा, 10 है आनन जिसके, कोई है क्या जिसके 10 मुख है कौन है, यस, रावण, अर्थात रावण। कौन सा समास होगा बेटा, कौन सा, बहुब्रीहि। क्यों होगा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि या बहुव्रीहि भी कहते हैं ना, क्योंकि इसमें इस तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है। ठीक है, जब तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वहाँ बहुब्रीहि समास। एक चीज और यहाँ आया बेटा, इससे देखो संख्या निकल रही है 10, है ना, संख्यावाचक। हमने एक समास पढ़े हैं द्विगु समास, ये संख्यावाचक होता है, मैंने आपको बताई थी। जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समूह पढ़े थे। पंचतंत्र, इसमें 5 है। सप्त ऋषि, इसमें संख्यावाचक 7 है। देखो ये सामने ही दिखते हैं संख्या, 4 5 7 दिख रहा है। षटमुख, 6 मुख वाला, षट यानी 6। जहाँ भी ये संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु समास होता है। लेकिन दशानन में भी देखो क्या है, संख्यावाचक तो है, लेकिन हम इसको क्या कह रहे हैं, बहुब्रीहि समास। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि दशानन जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कहा जाता है। क्या और किसी को कहते हैं क्या, संसार में ऐसा कोई और व्यक्ति मिला क्या आपको जिसके 10 मुख हैं, नहीं। जब भी हम दशानन बोलते हैं तो हमें किसकी याद आती है बेटा, रावण की, है ना। तो इसलिए ये द्विगु न होके किस में चला जाएगा, बहुब्रीहि में। ठीक है। फिर है राजपुत्र, अगला वाला लास्ट है ये, राजपुत्र। विग्रह कीजिए, इसे बन जाएगा ना, राजा का पुत्र। क्या लगा बेटा इसमें, का, मतलब विभक्ति चिन्ह आ गई, तो कौन सा समास हुआ ये, तत्पुरुष समास। क्लियर है, ठीक, लिख लेंगे आप इसे। नेक्स्ट चले, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है जो मुहावरा दिया है, मैं आपको अर्थ बता दे रही हूँ, आप वाक्य बना लेना बेटा। दुम हिलाना, दुम हिलाना, है ना, इसका अर्थ हो जाएगा दीन बनकर प्रशंसा करना। जब हम वाक्य बनाएंगे तो उस वाक्य में इस शब्द का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा, जो अपने को क्वेश्चन में पूछा है। मतलब
दुम हिलाना। सिरचन दुम हिलाता लेखक के बुलाने पर सिरचन दुम हिलाता घर आ गया। ठीक है। मुंह नेक्स्ट है मुंह लटकना। मुंह लटकना का क्या होगा बेटा? निराश होना। वाक्य कैसे बनाओगे? सिरचन के बहुओं से बतकुट्टी करने पर मंझली भाभी का मुंह लटक गया। ठीक है। नेक्स्ट कान पकड़ना। अब भी बताए थे हमने कान पकड़ना। दृढ़ निश्चय करना। क्या बनाएंगे अब इसका वाक्य? सिरचन ने अपने कान पकड़ लिए कि वह अब यह काम नहीं करेगा। क्लियर? लास्ट है बेटा फूट फूट कर रोना। बिलख बिलख कर रोना। क्या बनाएंगे इसका वाक्य? मानू सिरचन को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। क्लियर है? हो गया ना? बना लिए? ये हो गया बेटा आपका चैप्टर एंड। ठीक। अब आप कीजिए अपनी तैयारी तीनों चैप्टर की। लॉकडाउन आज से हमारा चालू होने वाला है। 4 दिन 5 दिन आपके पास अब कोई काम नहीं रहेगा, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है ना। आपके पास इतना मटेरियल आ चुका है कि अब आपका जो लॉकडाउन है वो वेस्ट नहीं जाएगा। आप उसका प्रयोग, उसका यूज़ जो है वो पढ़ाई में करेंगे। ठीक। आपको ये तीनों चैप्टर तैयार करने हैं। आने वाले बुधवार के दिन बुधवार या इसके बाद अपने जैसे ही अनलॉक होगा इसके बाद मैं आपको एक टेस्ट पेपर दूंगी। ठीक है। जिसमें ये तीनों चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, इसके ऑब्जेक्टिव भी होंगे। मैं ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करूँगी, है ना, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव में ही माइनस कर देते हो। वो ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, 1 वर्ड के रहेंगे, बाकी जो हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर रहेंगे। मैं आप लोग को दूंगी, टाइमिंग भी आपको बता दूंगी कि कितने टाइम में आपको इसे सॉल्व करना है। और आप अपने घर में कोई बड़े बूढ़े जो होंगे, भाई बहन जो होंगे, उनसे आप चेक कराना। और यदि आप अच्छी ईमानदारी से लिखते हैं या याद करते हैं तो आप खुद भी करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। कितने मार्किंग का रहेगा मैं आपको बताऊंगी, और आपके लेकिन कितने मार्क्स आए हैं वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है। तो आप अपनी तैयारी कीजिए बेटा और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बेटा।